एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल प्रियंका स्मार्ट प्रेप। फ्रेंड्स, आज हम फिर से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का करने वाले हैं और इस बार हम करने वाले हैं इम्पैक्ट इन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, इस वीडियो में हम ईस्टर्न और वेस्टर्न समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया के बारे में समझेंगे, क्योंकि अगर मैं चारों जोन के बारे में एक ही बार बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इम्पैक्ट इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इस बार समझेंगे और इम्पैक्ट इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो था 19th सेंचुरी का, वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझा दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर चेक कर लीजिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और उससे पहले मैंने ब्रह्मो समाज पर एक वीडियो बनाई थी, वो डिटेल वीडियो है ब्रह्मो समाज के लिए, पूरी तरीके से मैंने सब कुछ समझाया है उसमें, वो भी आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो ईस्टर्न इंडिया में हुए थे, उसमें जो नाम थे वो ये थे: राजा राम मोहन रॉय जो लीडर्स थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, हेनरी विविनियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। ये जो नाम है ये ईस्टर्न इंडिया में उस टाइम 19th सेंचुरी में लीडर्स थे जिन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंडक्ट किया था ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इन द कंट्री कहा जाता था। ठीक है, और उन्हें ओरिएंटल और यूरोपियन सभी दोनों लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा माहिर थे और संस्कृत, अराबिक, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक सभी आता था उनको। राजा राम मोहन रॉय आइडलेट्री, कास्टिसिज्म और मीनिंगलेस जो रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ हिंदुज़म थे उन्हें वो अपोज करते थे। ठीक है, उन्हें मूर्ति पूजना अच्छा नहीं लगता था, सही नहीं लगता था, उन्हें कास्टिसिज्म अच्छा नहीं लगता था और मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स को क्लैरिफाई नहीं किया गया है यहाँ पर कि हिंदुज़म में ऐसे कौन से रिचुअल्स थे जिनको वो अपोज करते थे, लेकिन वो इस चीज़ को अपोज करते थे। वो राजा राम मोहन रॉय believed in modern ideas alone can regenerate Indian society and imbibe Western ideas, particularly reason and humanism. राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि अगर हम किसी भी चीज़ को रीज़न करते हैं और ह्यूमैनिटी के नज़रिए से अगर हम कुछ भी देखते हैं तो वो इंडियन सोसाइटी को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा, और इसके लिए उन्हें बेहतर लगता था वेस्टर्न आइडिया। वो वेस्टर्न आइडिया को इम्बाइब करना चाहते थे इंडियन कल्चर में। ठीक है, ही प्रीच्ड मोनोथिज्म और वर्शिप ऑफ वन गॉड। राजा राम मोहन रॉय हमेशा एक भगवान को मानते थे। वो कहते थे कि भगवान सिर्फ एक होते हैं, और जो हमारे हिंदुज़म में बहुत सारे भगवान हैं, वैसा बहुदेववाद होता है, पॉलीथिज्म, वो उनको नहीं मानते थे, वो मोनोथिज्म को मानते थे। ठीक है, 1805 में राजा राम मोहन रॉय ने पर्शियन लैंग्वेज में तुहफत उल मुवाहिदीन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम से एक बुक बनाई थी, और जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो गॉड है उसको रीज़न जो रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं उसको रीज़न करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। फिर सेम चीज़ उन्होंने 1820 में किया था, और 1820 में उन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस बनाया था, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी में रैशनलिज्म अप्लाई करने के लिए कहा था। ठीक है, राम मोहन रॉय फेस्ड सोशल बॉयकॉट इवन बाय हिज मदर, और उनका हिंदुज़म में जो काफ़ी चीज़ें थी जिसको वो नहीं मानते थे, जिसके लिए उनकी माँ भी उनका बॉयकॉट की थी, और सोशल बॉयकॉट हुआ था राजा राम मोहन रॉय का। 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा बनाया था, ताकि वो हिंदूज जो बंगाल में थे उनका रिफॉर्म कर सके। फ्रेंड्स, जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ ये बहुत ही फैक्चुअल है, और ये सभी चीज़ें याद करनी होगी आपको, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन करते जाना। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा बनाया था, और जिसका नाम बाद में ब्रह्मो समाज रखा गया था। ये फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया का, बेस्ड ऑन मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़। राजा राम मोहन रॉय पॉलीगैमी के खिलाफ थे,
जो अर्ली चाइल्ड मैरिज होता था उसके खिलाफ थे, सती के खिलाफ थे। और राजा राम मोहन रॉय सती के खिलाफ इतने ज़्यादा स्ट्रगल किए थे कि एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 आया था, और ये लाने वाले जो जिसके थ्रू लेजिस्लेशन हुआ था वो थे विलियम वेंटिक। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। जो एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 आया था उसे कौन लाया था? विलियम बेंटिक लेकर आए थे। और किसके स्ट्रगल पर हुआ था? राजा राम मोहन रॉय। ये जो विडो रीमैरिज के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने एसेटिक विडोहुड को ही अटेस्ट किया था कि एसेटिक मतलब जो विधवा है वो उन्हें एसेटिक होना चाहिए, और विडो रीमैरिज को उन्होंने नहीं माना था। टू रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन ही एडवोकेटेड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन एंड वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने डेविड हेयर को सपोर्ट किया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बनाने के लिए इन 1817। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में किसने बनाया था? डेविड हेयर ने। किसके सपोर्ट से? राजा राम मोहन रॉय के सपोर्ट से। कब बनाया था? 1817 में। और राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में एक स्कूल खोला था 1817 में, और उन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज खोला था वेस्टर्न लर्निंग के लिए। तो ये आपको याद रखना, वेदांता कॉलेज किसने ओपन किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में किया था। किस ईयर में किया था? 1825 में किया था। क्यों किया था? ताकि वो वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन दोनों साथ साथ दे सके। राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में ज़मींदार जो ज़मींदार थे बंगाल में, जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस करते थे, जो दूसरों को, किसान को ऑप्रेस करते थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया था। और वो उन्होंने डिमांड किया था अबॉलिशन ऑफ कंपनीज ट्रेडिंग राइट एंड रिमूवल ऑफ हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन गुड्स। ठीक है, ही स्टूड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, freedom of press, separation of executive from judiciary, trial by jury and equality between Indian and European judges। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि राजा राम मोहन रॉय किस किस चीज़ के खिलाफ थे और किस किस चीज़ के वो सपोर्ट में थे। नेक्स्ट जो है वो है लीडर जो थे ईस्टर्न इंडिया में, वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, और 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाया था ताकि वो राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को प्रमोट कर सके, आगे लेके जा सकें। और फिर उन्होंने उस 1843 में तत्वबोधिनी सभा के थ्रू, जो तत्वबोधिनी सभा थी वो तत्वबोधिनी पत्रिका लॉन्च कर तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका लॉन्च किया था 1843 में। ठीक है, 1843 में ही देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज में ज्वाइन किया था, और वहाँ से वो लीडर बने थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्मो समाज 1843। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। नाउ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज में 1858 में आचार्य के पद पर आए थे, और उन्हें आचार्य बनाने वाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज का आचार्य बनाया गया था 1858 में, और किसने बनाया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और केशव चंद्र सेन के अंडर में जो ब्रह्मो समाज था उसके ब्रांचेस यूपी, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास सभी जगहों में फैल गए थे, ओपन हुए थे। लेकिन डिस्प्यूट तब हुआ और ब्रह्मो समाज तब स्प्लिट हुआ जब केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि केशव चंद्र सेन यूनिवर्सलिज्म को मानते थे और देवेंद्र नाथ टैगोर नेशनल हिंदू आइडेंटिटी को मानते थे। यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये होता है कि आप सभी धर्म को मानते हैं और सभी धर्म में आस्था रखते हैं और सभी धर्म को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो हिंदुइज़्म को ज़्यादा मानते थे, वो कट्टर हिंदू वादी थे और वो सनातन धर्म में ज़्यादा उनका विश्वास था। वो सिर्फ हिंदुइज़्म को ही मानते थे और उसे ही प्रमोट करना चाहते थे, प्रोपोगेट करना चाहते थे। इसीलिए ब्रह्मो समाज टूटा था और जो मेन ब्रह्मो समाज था वो देवेंद्र नाथ टैगोर के पास रह गया जिसका नाम था आदि ब्रह्मो समाज। और केशव चंद्र सेन ने नया ब्रह्मो समाज बनाया था जिसको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, इसका डिटेल्ड वीडियो मैं ब्रह्मो समाज के ऊपर बनाई हूँ, वहाँ आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। केशव चंद्र सेन
left the parent body and formed Brahmo Samaj of India in 1865 and Tagore Samaj came to be known as Adi Brahmo Samaj. ठीक है, केशव चंद्र सेन के खिलाफ फिर से उनके फॉलोअर्स ही खड़े हो गए. क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो छोटे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे. ठीक है, लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी ही 13 साल की बेटी को महाराजा ऑफ कूच बिहार के साथ शादी कर दिया था और इसी वजह से जो केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स थे वो उनके खिलाफ हो गए थे और फिर उनके केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स के बीच में ही स्प्लिट हुई थी और वो ब्रह्मो समाज फिर से टूटा था. और जो केशव चंद्र सेन के साथ थे उनका नाम था जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और जो केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स अलग हुए थे वो उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज रखा था. ठीक है, केशव चंद्र सेन मैरिड हिज ओन 13-year-old डॉटर विथ महाराजा ऑफ कूच बिहार. फीलिंग डिसगस्टेड मेनी ऑफ केशव फॉलोअर्स सेट अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द साधारण ब्रह्मो समाज. ओके, नेक्स्ट लीडर जो है वो है हेनरी विवियन डिरोजियो. ये एंग्लो इंडियन टीचर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे और इनका जो व्यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था और ये हिंदुज़म के रिचुअल्स के खिलाफ थे और इनके फॉलोअर्स को हेनरी के फॉलोअर्स को डेरोजियन या यंग बंगाल कहा जाता था और इन्होंने जितने भी ओल्ड और डेकेडेंट कस्टम्स थे हिंदू सोसाइटी और रिलीजन में उनके खिलाफ ये खड़े हुए थे और इनके रेडिकलिज्म की वजह से ही 1831 में डेरोजियो को डिसमिस कर दिया गया था हिंदू कॉलेज से. ठीक है, नेक्स्ट जो लीडर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत स्कॉलर थे और वो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल भी बनाए गए थे. विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों बंगाली प्राइमर्स लिखते थे. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन विडो रीमैरिज के कॉज के लिए लगा दिया था और इनके एफर्ट्स की वजह से ही हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास हुआ था और इनके अंडर में ही फर्स्ट मॉडर्न जो हिंदू वुमेन का जो शादी हुआ था अपर कास्ट में लीगल जो विडो रीमैरिज हुआ था वो इनके अंडर में ही हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अंडर में. और एज अ सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल ही लेड द मूवमेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन. उस वक्त बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी मूवमेंट लॉन्च किया था. ठीक है, वो चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ थे और उन्होंने बहु विवाह और विधवा विवाह जैसे किताब लिखे थे. सोम प्रकाश उनका न्यूज़पेपर था 1858 में. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बुक्स कौन कौन थे? बहु विवाह और विधवा विवाह. उनके न्यूज़पेपर कौन सा था? सोम प्रकाश, जो 1858 में लॉन्च हुआ था. नेक्स्ट ईस्टर्न इंडिया के जो लीडर थे वो थे रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस काली टेम्पल जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है कलकत्ता में, वहाँ पे वो प्रीस्ट थे. ठीक है, और वो ह्यूमन सफरिंग के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते थे. ही वॉज अ ग्रेट कंपैशन फॉर ह्यूमन सफरिंग एंड टॉट हिज डिसिपल्स यत्र जीवी तत्र शिव. मतलब कि जहाँ जीव है वहाँ पे शिव हैं. जहाँ पे एक छोटा सा भी जीव होता है ना वहाँ पे शिव का वास होता है. ये राजा रामकृष्ण परमहंस ने कहा था. रामकृष्ण परमहंस का जो मेन था वो जो स्ट्रेस था वो रिलीजियस सैल्वेशन के ऊपर था. वो सोशल सैल्वेशन को नहीं उतना एफर्ट देते थे, वो रिलीजियस सैल्वेशन के ऊपर ही उनका ज़्यादा एफर्ट था. नेक्स्ट ईस्टर्न लीडर थे स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के डिसिपल थे. ओके, उनके शिष्य थे. 1893 में स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट शिकागो के पार्लियामेंट में वहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के ऊपर भाषण दिया था जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा लोगों पर हुआ था. इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था लोगों के ऊपर. और उनका कहना था कि स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जो स्पिरिचुअलिज्म है और मटेरियलिज्म है, जो हमारे देश का स्पिरिचुअलिज्म है और जो वेस्ट का मटेरियलिज्म है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक हेल्दी बैलेंस बन सकता है हमारे सोशल रीजनरेशन के ऊपर. और इसीलिए उन्होंने इस टीचिंग को न्यू हिंदुइज्म का नाम दिया था, न्यू हिंदुइज्म. ठीक है, फिर Swami Vivekananda immensely contributed to the concept of nationalism in colonial India. स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की तरह ही
ही टू बिलीव दैट द बेस्ट वे टू सर्व गॉड वॉज टू सर्व मैनकाइंड। अगर आप ह्यूमनिज़म को फॉलो करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, केयर फॉर ह्यूमन मैनकाइंड, तो आप भगवान की सेवा करते हैं। ही गेव अ न्यू सोशल पर्पस टू हिंदुइज्म। और 1897 में उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन खोला था टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर स्वामी विवेकानंद ने भारत लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोरा और द ईस्ट एंड द वेस्ट नाम का बुक लिखा था। कौन कौन से बुक थे विवेकानंद के? भारत लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोरा एंड द ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है, नाउ वेस्टर्न इंडिया में देख लेते हैं। वेस्टर्न इंडिया के कौन कौन से, अभी तक तो मैंने ईस्टर्न इंडिया कराया था और आपको सभी चीज़ें याद रखनी होंगी। वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किया था, उनके नाम देख लेते हैं। बाला शास्त्री जाम्बेकर, दादोबा पांडुरंग तरकादर, ज्योतिबा फूले, करसोनदास मूलजी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, ब्रह्मोस इन महाराष्ट्र, नारायण महादेव परमानंद, महादेव गोविंद रानडे, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, केटी तेलांग, प्रोफेसर DK कर्वे, बहराम जी M मालाबारी, गोपाल कृष्ण गोखले, विठल राम जी शिंदे और नारायण मल्हार जोशी। इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने किया था। बाला शास्त्री जाम्बेकर जो थे वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के पायनियर थे महाराष्ट्र में। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्गों का उन्होंने आंदोलन शुरू किया था महाराष्ट्र में। किसने? बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। 1832 में इनका एक वीकली स्टार्ट हुआ था, दर्पण। तो दर्पण किसका वीकली था? बाला शास्त्री जाम्बेकर का। कब हुआ था? 1832 में लॉन्च किया गया था। दादोबा पांडुरंग तरखादर 1849 में ये लीडर बने थे परमहंसा मंडली के, और जो फर्स्ट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था 19वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन 19वीं सेंचुरी का महाराष्ट्र में कौन सा था? परमहंस मंडली, जिसके लीडर थे दादोबा पांडुरंग तरखड़कर। और ये इनका जो ये कब लीडर बने थे? 1849 में। और ये जो परमहंस मंडली था ये एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम करता था, जिसका काम था कि वो कास्ट डिस्टिंक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता था। ओके, नाउ जो नेक्स्ट लीडर थे वो थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले 1854 में फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने अनटचेबल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया था। ठीक है, ज्योतिबा फूले फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने अनटचेबल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया था। कब? 1854 में। और ही वॉज अ पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में उन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट भी शुरू किया था। 1851 में ज्योतिबा एंड हिज वाइफ स्टार्टेड गर्ल्स स्कूल इन पूना, ये भी आपको याद रखना है। करसोनदास मूलजी थे, वो 1852 में उन्होंने सत्य प्रकाश गुजराती लैंग्वेज में शुरू किया था। सत्य प्रकाश गुजराती लैंग्वेज में शुरू किया था। किसने किया था? करसोनदास मूलजी ने 1852 में। किस लिए किया था? टू प्रमोट द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज। तो ये आपको याद रखना है कि सत्य प्रकाश किस भाषा में किया गया था लॉन्च? गुजराती भाषा में। किसने किया था? करसोनदास मूलजी ने। कब किया था? 1852 में। और क्यों किया था? विडो रीमैरिज के लिए। ठीक है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख इनका नाम था, वो लिखते थे लोकहितवादी के नाम से। और इन्होंने 100 लेटर्स दैट इज शतपत्रें लिखा था इन प्रभाकर। ये मराठी वीकली था। ठीक है, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित 1855 में इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन खोला था। 1865 में इन्होंने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल खोला था। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850s में किसने खोला था? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने। और विधवा विवाह उत्तेजक मंडल किसने किया था ओपन? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने 1865 में। ओके,
नेक्स्ट जो थे ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1867 में केशव चंद्र सेन के अंडर में प्रार्थना समाज सेटअप किया गया था बॉम्बे में, और इसे ही प्रार्थना समाज को ही कहा जाता था कि ये एक तरीके का महाराष्ट्र का ब्रह्मोस है, ओके। और इनके जो लीडर्स थे वो थे आर.जी. भंडारकर, जस्टिस एम.जी. रानाडे एंड एन.जी. चंडवारकर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नारायण महादेव परमानंद, ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने पॉलिटिकल रिक्लूज इनको कहा जाता था। ही रोट अंडर द नेम ऑफ पॉलिटिकल रिक्लूज, ओके। नेक्स्ट जो वेस्टर्न लीडर थे वो थे हमारे महादेव गोविंद रानाडे। 1865 में इन्होंने प्रार्थना समाज और बनाया था बाय रीऑर्गेनाइजिंग द परमहंस मंडली, ठीक है। 1870 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा स्टैब्लिश किया था। किसने किया था पूना सार्वजनिक सभा? महादेव गोविंद रानाडे ने। कब किया था? 1870 में। फिर महादेव गोविंद रानाडे का एक बॉम्बे डेली था, इंदु प्रकाश, ठीक है, जो वो अपने उनके आइडियोलॉजीज के ऊपर आधारित था। फिर महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया था, ओके। फिर उन्होंने प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया था। प्लेज मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने, टू इंस्पायर पीपल टू टेक ओथ टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। किस लिए? चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उन्होंने प्लेज मूवमेंट शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर जहाँ नहीं समझ में आता, किसी पॉइंट पे डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आप नोट डाउन भी करते जाना जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, 1874 में इन्होंने मंथली मैगजीन शुरू किया था, निबंधमाला, और ये सोशल रिफॉर्म के लिए था। फिर 1880 में इन्होंने और बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में ओपन किया था। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल किसने ओपन किया था? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1880s में। फिर 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्रिएट किया था। किसके साथ मिलकर किया था? जी अगरकर, एम.बी. नाम जोशी, और कुछ लोग थे जिनका नाम नहीं दिया गया था, लेकिन जो मेन थे उसमें से जी अगरकर थे, एम.बी. नाम जोशी थे। इन्होंने मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ओपन किया था 1884 में। फिर विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज भी ओपन किया था तिलक और अगरकर के साथ मिलकर, और ये उनके पहले लेक्चरर थे उस कॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट जो वेस्टर्न लीडर थे वो केटी तेलांग थे, और उन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था बॉम्बे में। किसने इंट्रोड्यूस किया था कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन बॉम्बे में? केटी तेलांग ने। और ये फर्स्ट इंडिया के वाइस चांसलर थे, ओके। हु वाज इंडियाज फर्स्ट वाइस चांसलर? केटी तेलांग। प्रोफेसर डी.के. कर्वे, जो ढोंडो केशव कर्वे थे, इन्होंने एज अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एज अ टीचर स्टार्ट किया था गर्ल्स स्कूल बॉम्बे में, ठीक है। फिर उन्होंने 1899 में विडोज़ होम पूना में खोला था। विडोज़ होम पूना में किसने खोला था? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। कब खोला था? 1899 में। ये आपको इस तरीके से याद करके रखना है। फिर ही कल्मिनेटेड हिज वर्क बाय ओपनिंग एन इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे इन 1916। डी.के. कर्वे ने वुमेन्स यूनिवर्सिटी खोला था, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी बॉम्बे में 1916। नेक्स्ट जो हमारे वेस्टर्न लीडर थे वो थे बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। और इनका जो काम था, बहराम जी मालाबारी एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, और वो वुमेंस राइट के लिए ही स्ट्रगल कर रहे थे महाराष्ट्र जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर। और उन्होंने 1885 में सेवा सदन बनाया था टू टेक केयर ऑफ एक्सप्लॉयटेड वुमेन। जो समाज से एक्सप्लॉयटेड वुमेन होते हैं, जिनको बहिष्कृत कर दिया जाता है या किसी तरीके से निकाल दिया जाता है, चाहे वो विधवा हो या किसी तरीके से, जो भी एक्सप्लॉयटेड वुमेन होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेवा सदन बनाया था 1885 में। और किसने बनाया था? बहराम जी एम मालाबारी ने। और उनके एफर्ट के वजह से, बहराम जी एम मालाबारी के एफर्ट के वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था।
विच फॉरबेड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि बहराम जी एम मालाबारी के वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये था कि 12 साल से कम लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वेस्टर्न लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दिया था, और फिर उन्होंने खुद का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो डेक्कन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी को छोड़कर किसने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी लॉन्च किया था, फॉर्म किया था, वॉज गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। फिर जिसका मेन एम था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का मेन एम था नेशनल मिशनरीज फॉर सर्विस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मिशनरीज इंडिया के के बन के रह गए थे उनको ट्रेन करना ताकि वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सोसाइटी था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसने हितवाड़ा नाम का एक पब्लिकेशन शुरू किया था इंग्लिश में फ्रॉम नागपुर में। ओके, जो सेकेंड लास्ट वेस्टर्न रिफॉर्मर थे वो थे विठल रामजी शिंदे, और इन्होंने 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन शुरू किया था। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन किसने शुरू किया था? विठल रामजी शिंदे ने 1906 में। लास्ट जो वेस्टर्न रिफॉर्मर थे वो है नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग शुरू किया था। कहाँ पर? बॉम्बे में। किस लिए? टू कैरी आउट रिलीफ एंड वेलफेयर वर्क। रिलीफ और वेलफेयर वर्क शुरू करने के लिए उन्होंने सोशल सर्विस लीग शुरू किया था बॉम्बे में, नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में। फिर 1921 में उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस शुरू किया था। किसके साथ मिलकर लाला लाजपत राय के साथ मिलकर। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था? नारायण मल्हार जोशी ने। कब शुरू किया था? 1921 में। किसके साथ किया था? लाला लाजपत राय के साथ। ठीक है, फिर 1831 में उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस छोड़ दिया था, और फिर उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन शुरू किया था। तो ये आपको बातें याद रखनी है। नारायण मल्हार जोशी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया था? सोशल सर्विस लीग शुरू किया था। कहाँ पर? बॉम्बे में। कब किया था? 1911 में। फिर उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस शुरू किया था 1921 में। फिर उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन छोड़कर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन शुरू किया था 1931 में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, इम्पैक्ट इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे इम्पैक्ट इन दी नॉर्थर्न एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें, और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। ठीक है, और मुझे ज्वाइन करने के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए और बाकी कंटेंट्स के लिए आप मुझे एक्स पर, जो फॉर्मली ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वहाँ के कम्युनिटी पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स जो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।